हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहां करते हैं कॉमिक्स से रिलेटेड ढेर सारी बातें। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड में हम राज कॉमिक्स के 1986 से 1997 तक के सफ़र के बारे में जान चुके हैं। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे 1998 से आगे के सफ़र के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो कोई भी आपसे मिस ना हो। इसे कॉमिक्स से रिलेटेड और भी कई सारी वीडियो हमने अपने चैनल में डाल रखी हैं। अगर आपने वो ना देखी हो तो उसकी लिंक हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। वो वीडियो ज़रूर देखें और बताएँ कि वो कैसी बनी है। दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद ही होगा जब वर्ष 1998 को शक्ति वर्ष घोषित किया गया तो और कई लोगों ने इसका लोगो देखा जिसमें नागराज, ध्रुव, परमाणु और डोगा थे। तो सबको यही लगा कि डबल एक्शन एयर के बाद यह सभी सुपर हीरोज की सम्मिलित शक्ति का वर्ष होगा। परंतु वर्ष के शुरुआत में प्रकाशित बॉम्बे कॉमिक्स में हुए शक्ति की एंट्री ने सारे समीकरण बदल कर रख दिए। सही मायने में ये एक अद्भुत सोच थी। अगर राज कॉमिक्स में कुछ कमी थी वो थी एक फुल टाइम सुपर हीरोइन की, और राज कॉमिक्स ने उसकी कमी पूरी की, तो वो भी क्या धमाकेदार अंदाज में। मुझे आज भी शक्ति को लॉन्च करने का तरीका सबसे अच्छा लगता है। हालांकि कॉन्सेप्ट लगभग सभी कॉमिक्स का एक जैसा था, मतलब शक्ति का आना और उसका सुपर हीरोज से टकराव। परंतु किसी सोलो कॉमिक्स से आने से पहले अलग अलग हीरोज़ के कॉमिक्स में उसका इस तरह आना वाकई काफ़ी अच्छा लगता था। सच कहें तो इसके आगे सुपर इंडियन का जो मल्टी स्टार जो कि नाम मात्र का ही था, कॉमिक्स से इंट्रोडक्शन बिल्कुल फीका लगता है। खैर, जो भी हो, शक्ति ने वाकई वर्ष 1998 को अपना वर्ष बना लिया और राज कॉमिक्स के सभी स्थापित किरदारों के साथ उनके ही शहर, उनके ही कार्य क्षेत्र में जाकर कड़ी टक्कर दी। नागराज के साथ बॉम्बे में, ध्रुव के साथ ध्रुव शक्ति में, डोगा के साथ डोगा शक्ति में, परमाणु के साथ परमाणु शक्ति में, आई मुसीबत और जिंदा पत्थर में भेड़िया के साथ, और वंडर वुमैन में इंस्पेक्टर स्टील के साथ, और साथ ही आधी औरत में एंथोनी के साथ। इसके बाद उसका एक सोलो कॉमिक्स भी आया जो था आई शक्ति, लेकिन तब तक पूरे पाठक उनसे पूर्णतः परिचित हो चुके थे और उसके फ़ैन भी हो चुके थे। इन सभी शक्ति 2-in-1 में मेरा पसंदीदा है डोगा शक्ति। इसके 2 कारण थे। पहले इसका ऐड और दूसरा इसका ओरिजिन पता चलना, जिसमें था कि डोगा की छाती पर पहली बार पड़ी है किसी औरत की लात। अब क्या होगा जब टकराएंगे डोगा शक्ति। सचमुच जहां नागराज और ध्रुव काफ़ी हद तक अपनी आदर्शवादिता के चलते नारी पर जहां वार नहीं करते, इसके उलट डोगा था बिल्कुल जुनूनी। मैं भी डोगा शक्ति के इस भिड़ंत के ख्याल से ही बहुत खुश था, और शक्ति की उत्पत्ति कथा ने तो इसमें 4 चांद लगा दिए थे। खैर, शक्ति के अलावा भी वर्ष 1998 कई मायनों में यादगार था। इस वर्ष गर्मियों के चुट्टू में भी पिछले वर्ष की तरह ही राज कॉमिक्स की विशेष पेशकश रही 2 ज़बरदस्त वेशांग, तानाशाह और सुरमा। दोनों ही कॉमिक ज़बरदस्त थी रहीं, और सुरमा में से तो परमाणु की ज़िंदगी में ज़बरदस्त मोड़ आया जहां उसे नई शक्तियां प्राप्त हुई। साथ ही प्रोफेसर के साथ दुर्घटना ने उसका नाता प्रोबॉट से जोड़ा। गौरतलब है कि अनुपम सर ने परमाणु के नियमित लेखक न होते भी शानदार बदलाव किए, जो सुरमा के बाद परमाणु के सोलो कॉमिक्स में भी नियमित रूप से चलते रहे। इन बदलावों ने परमाणु को और भी प्रसिद्धि दिलवाई। तानाशाह भी राज कॉमिक्स के माइलस्टोन में से एक है, और यह कॉमिक्स ही नहीं बल्कि उसमें हुई ब्लैक कैट की वापसी भी काफ़ी शानदार रही। पिछले वर्ष प्रारंभ हुई महारावण और खूनी खानदान का सीरीज का समापन भी इसी वर्ष हुआ, जो दोनों ही एक ज़बरदस्त हिट साबित हुए। इसी साल राज कॉमिक्स ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया। ये शायद सभी कॉमिक्स सुपर हीरोज़ में किसी सुपर हीरो के साथ हुआ सबसे बड़ा बदलाव होगा, जब भेड़िया की सुपर विशेषांक कोबी और भेड़िया में ये पात्र 2 भागों में बढ़ गया। इस महाविशेषांक की एक और विशेषता थी इसकी ग्लॉसी पेजेस में आना, जो कि राज कॉमिक्स की ग्लॉसी पेज में इस पहली कॉमिक्स थी। काफ़ी कम लोगों को यह बात पता होगी, पर यह सत्य है। ग्लॉसी पेजेस होते हुए भी मूल्य में वृद्धि न करने के कारण राज कॉमिक्स को इस प्रत्येक प्रति पर 50 पैसे का नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने इसका मूल्य समान 96 पृष्ठ की कॉमिक जितना ही रखा। इसी से जुड़ी एक और मज़ेदार बात है डोगा और भेड़िया की 2-in-1 सावधान डोगा और कौन बड़ा जल्लाद इसी कॉमिक्स के आसपास प्लान हुई थी, लेकिन इस बार 2-in-1 की कहानी में भेड़िया के संपूर्ण रूप को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। लेकिन अब तक ये सीरीज आती तब तक
कोबी और भेड़िया अलग हो चुके थे, लिहाजा इस कॉमिक्स के परिस्थितियों और ज़रूरत के हिसाब से कोबी या भेड़िया को दिखाया गया। इसे इसके बाद प्रकाशित किया गया। कहने की आवश्यकता नहीं कि बाकी के पात्र भी अपने अपने स्तर पर काफ़ी अच्छा कर रहे थे, जिसमें भोकाल, बाकेलाल, तिरंगा, एंथोनी, टोड्स, स्टील और गमराज इत्यादि प्रमुख थे। कुल मिलाकर वर्ष 1998 भी राज कॉमिक्स के सफल वर्षों की एक श्रृंखला में एक और अध्याय था। लेकिन कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। राज कॉमिक्स ही नहीं, पूरी कॉमिक्स इंडस्ट्री को इस कहावत को यथार्थ रूप में से देखना था और आने वाले वर्षों में, जो कि कॉमिक्स इंडस्ट्री का काला युग कहा जा सकता था, आखिर क्या थी वो परिस्थितियाँ और कैसे शुरू हुआ कॉमिक्स का बुरा दौर, इसकी चर्चा भी हम आगे करते हैं। कुछ साल भी राज कॉमिक्स के लिए सफल वर्ष ही थे, जिनमें कई किरदारों के सफल सोलो कॉमिक्स के अलावा 2-in-1 और मल्टी स्टार कॉमिक्स ने सफलता प्राप्त की। वर्ष 1999 में इन कॉमिक्स में प्रमुख थे निशाचर और कलयुग। निशाचर में डोगा ध्रुव का ज़बरदस्त कॉम्बो पहली बार साथ दिखा था। खास बात यह थी कि इस कॉमिक्स का जो एड आज भी पाठकों के लिए लेजेंडरी है। वहीं कलयुग भी निशाचर से जुड़ी लेकिन बहुत ही अनोखी कॉन्सेप्ट पर बनी एक कॉमिक्स थी। लेकिन राज कॉमिक्स ने बड़ा धमाका किया वर्ष 2000 में इस साल प्रकाशित हुई कोहराम के बारे में तो किसी राज कॉमिक्स फैन को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जहां यह पहली बार 128 पन्नों की कहानी थी, वहीं पहली बार लगभग पूरा राज कॉमिक्स यूनिवर्स साथ में आ रहा था। आशा के अनुरूप ही इस कॉमिक्स ने ज़बरदस्त सफलता पाई और सबसे खास बात थी कि सभी सुपर हीरोज़ की भूमिका के साथ न्याय हुआ। इसी कारण यह आज भी सबका पसंदीदा मल्टी स्टारर कॉमिक्स की लिस्ट में से एक है। कोहराम के बाद राज कॉमिक्स ने 2001 में 128 पन्नों की एक और मल्टी स्टारर जलजला प्रकाशित की। इस कॉमिक्स के लिए बनाए गए बहुपृष्ठीय एड बेहद शानदार थे। वैसे एड अभी तक फिर कभी देखने को नहीं मिले। कॉमिक्स एक्शन से भरपूर थी और काफ़ी सफल भी रही, जिसने राज कॉमिक्स को अगले साल यानी 2002 में 128 पृष्ठों के 2 विशेषांक प्रकाशित करने के लिए उत्साहित किया, जो थे विध्वंस और परकाले। जहां विध्वंस मल्टी स्टारर और कई विलेंस के साथ एक मास्टरपीस थी, वहीं परकाले इस कहानी से जुड़ा अगला भाग था। लेकिन इसमें नागराज और ध्रुव उनके लगभग सभी साथी मौजूद थे। इन्हीं विशेषताओं के कारण यह 2 कॉमिक्स उस वर्ष आई सबसे सफल कॉमिक्स थी। वैसे तो इन सालों में कई अच्छी और सफल सोलो कॉमिक्स भी आई और अगर हम सीरीज की बात करें तो नागराज की त्रिफना, अग्रज और आतंकवादी नागराज प्रमुख थी। साथ ही बाकेलाल की छत्रपति बाकेलाल सीरीज भी वर्ष 2000 में ही प्रकाशित हुई थी। इसके बाद वर्ष 2003 में आया राज कॉमिक्स का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ड्रैकुला सीरीज। इसके पहले 2 भागों ड्रैकुला का हमला और नागराज और ड्रैकुला में ड्रैकुला की नागराज और ध्रुव के साथ अकेली भिड़ंत थी, लेकिन ड्रैकुला का अंत में इन दोनों सुपर हीरोज़ का ड्रैकुला के खिलाफ संयुक्त हमला था, जो कि 128 पृष्ठों की महागाथा थी। इसके बाद आई इस सीरीज की आखिरी कॉमिक्स कोलाहल भी 128 पृष्ठों की मल्टी स्टारर कॉमिक्स थी। इन सब कॉमिक्स प्रकाशन के बीच एक बड़ा मुद्दा था, जिससे राज कॉमिक्स ही नहीं बल्कि पूरा कॉमिक्स जगत संघर्ष कर रहा था। जैसा कि पहले मैंने कहा था कि समय सदैव एक जैसा नहीं रहता, लेकिन कठिनाइयाँ और बुरा वक्त ही हमें दृढ़ता का सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाता है। वास्तव में राज कॉमिक्स का यह पक्ष ही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि उन्होंने बुरे दौर का सामना भी उसी तरह किया जैसे अच्छे दौर को अपनाया था। नई सदी के शुरुआती वर्ष न केवल राज कॉमिक्स अपितु पूरी कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जहाँ कई सारे छोटे कॉमिक्स पब्लिकेशन हाउस तो बंद ही हो गए, वहीं तुलसी और मनोज जैसे स्थापित पब्लिकेशन हाउस ने भी समय के साथ समझौता कर लिया। उनकी कॉमिक्स का भी प्रकाशन बंद हो गया। यहाँ तक कि अमर चित्र कथा जैसी पुरानी कंपनी में भी ओनरशिप में बदलाव हुए, उनके भी नए अंकों की संख्या ना के बराबर थी। हालांकि राज कॉमिक्स ने इस दौर के शुरुआत में 3-4 सालों में अपनी कॉमिक संख्या में कोई कटौती नहीं की, लेकिन उनकी बिक्री भी बुरी तरह प्रभावित हुई। कुछ आंकड़ों के अनुसार पिछले दशक की तुलना में कॉमिक्स की बिक्री में 70 से 90% की कमी हुई। इन सब का मुख्य कारण था मुख्यतः नई तकनीक और मनोरंजन के नए साधनों का आना। आज भी भारत में कॉमिक्स को बच्चों की चीज़ माना जाता है और जब नई जनरेशन ने इसमें इंटरेस्ट लेना कम कर दिया और पुरानी जनरेशन किसी न किसी कारणों से कॉमिक्स से अलग हो गई, तो सचमुच कॉमिक्स का बुरा दौर तो आना ही था। ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए भी अगर हम बात करें तो राज कॉमिक्स ने 2004 तक कॉमिक्स की संख्या में ज़्यादा कटौती नहीं की और हर वर्ष 100 से ज़्यादा कॉमिक्स पब्लिश हुई। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की कि इनमें से कुछ काफ़ी सफल भी रहे, लेकिन मुख्यतः नागराज, ध्रुव और कुछ हद तक डोगा बाकेलाल की कॉमिक्स। हालांकि इनकी
बिक्री संख्या भी प्रभावित हुई, लेकिन बाकी हीरोज़ की कॉमिक्स तो प्रभाव छोड़ने में बिल्कुल ही असफल रही। राज कॉमिक्स ने इस बीच सभी तरह के प्रयास किए। उन्होंने न केवल पहले की तरह कॉमिक्स का रेगुलर प्रकाशन जारी रखा, बल्कि कई सारी मल्टी स्टारर कॉमिक्स बिना नागराज और ध्रुव वाले भी प्रकाशित की। सुपर इंडियन नामक नए पात्र को भी इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ख़राब मार्केट कंडीशन के अलावा कमज़ोर कहानी और कमज़ोर आर्टवर्क के चलते भी ये कॉमिक सफल नहीं हुई। आखिरकार राज कॉमिक्स ने भी 2005 से अपनी कॉमिक्स की संख्या में काफ़ी कटौती करनी शुरू कर दी, जो कि आज तक जारी है। इसके अलावा जो और दुख की बात थी कि वो भी कई सारे नियमित पात्रों का परमाणु, गमराज, स्टील, तिरंगा, एंथोनी, फाइटर टूट, शक्ति इत्यादि कहीं गुम से हो गए। इतना ही नहीं, भोकाल, भेड़िया और डोगा के कॉमिक्स की संख्या में भी काफ़ी कमी आ गई। इन सब के चलते कई कलाकारों ने भी कॉमिक्स को प्राथमिकता देना कम कर दिया और नए कलाकार आना ही नहीं चाह रहे थे। इन सब के चलते एक समय तो ऐसा लगा कि कहीं ये भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री का अंत तो नहीं है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो आपको राज कॉमिक्स के सफ़र के बारे में 1998 से लेकर 2005 के बारे में बताने के बारे में। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिले। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी फैक्ट या कोई सजेशन अगर आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट से ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और हर अपलोड होने वाली नई वीडियो आपको नोटिफाइड करते रहे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।